लेकिन शाजिद साहब, ये सवाल जो जिसकी तरफ इशारा इरशाद भट्टी साहब ने किया और मज़हर अब्बास साहब भी बात कर रहे हैं कि दीगर सियासी जमातों से मुतालिब की फैसला होना चाहिए, क्या इसमें ये पहलू दिलचस्प नहीं है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसने इल्तवा मांगा, जिसने बार बार दरखास्तें दायर की कि इलेक्शन कमीशन का दायरा अख्तियार नहीं है, या फिर ये दरखास्ती नाकाबिल समात है? दूसरी सियासी जमातें तो आज भी इस वक्त तक भी कह रही हैं, मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी, कि आप हमारे से मुताल्लिक केस का फैसला फौरी सुना दें, अभी सुना दें। उनको कोई एतराज़ नहीं है इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार पर, उनसे मुताल्लिक केस का फैसला सुनाए जाने पर। तो फिर तहरीक इंसाफ के पास क्या इस हवाले से कानूनी जवाज़ मौजूद है कि वो दूसरी जमातों पर तनकीद कर सकें, या कोई उनके पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ऐसा केस मौजूद है जिसकी बुनियाद पर वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जा सकते हैं? देखिए, खान साहब ने हमेशा बताया है मुख्तलिफ तकारीर में कि जब मैं असेंबली में बैठता था तो मुझे बड़ी हैरत होती थी कि एक जमात एक को कहती थी कि तुम चोर हो, तो जवाब में वो ये नहीं कहती थी कि मैं चोर नहीं हूँ, वो कहती थी तुम भी चोर हो। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके अलावा अब क्या कर रही है? उनका एक गिल्ट साबित हो गया है, और गिल्ट में ये साबित हुआ है कि आपने गैर कानूनी ज़राए से फंडिंग ली है, कंपनी से फंडिंग ली है, बैरूनी नेशनल से फंडिंग ली है, मगर उसके बावजूद वो यही कह रहे हैं कि दूसरी जमातों का भी मामला ख़राब है। और ज़ाहिर है दूसरी जमातों के अगर मामला ख़राब हैं तो इलेक्शन कमीशन को फैसला देना चाहिए और करना चाहिए। मगर 1.5 महीने पहले जब अदालत ने ही कह दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्ली पर ही कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अदालत की नज़र में कोई तासुब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं कर रहा है, तो फिर तहरीक इंसाफ एक बयानिया तो बना ले, स्पिन भी कर ले, वो ये कैसे साबित करेगी कि तासुब हो रहा है? और दूसरा अहम मसला ये है कि जब हनीफ अब्बासी साहब ने प्ली की थी इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन की कि उन्होंने अपने जो पार्टी के फंडिंग के केसेस हैं उसमें गलत सर्टिफिकेट जमा कराए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, तो अदालत ने, और 3 रुकनी बेंच था जिसमें जस्टिस साकिब निसार साहब थे, फॉर्मर चीफ जस्टिस, फिर जस्टिस उमरता बंदियाल थे, मौजूदा चीफ जस्टिस, और जस्टिस फैसल अरब साहब थे, तो उन्होंने ये कहा था कि जो मुबैना गलतियाँ हैं या झूठ है सर्टिफिकेट्स का, उस इशू को जो है वो पहले कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ आफ्टर द ECP गिव्स इट्स फाइंडिंग, उसके बाद ही इस मामले को देखा जा सकता है। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो अपनी फाइंडिंग दे दी है, और अदालत ने अपने उसमें बयान हल्फी नहीं लिखा, जो कि आज कुछ देर पहले असद उमर साहब भी कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बयान हल्फी तो नहीं दिया इमरान खान साहब ने, एक सर्टिफिकेट दिया है। अदालत ने अपने फैसले में सर्टिफिकेट ही लिखा है, जो कि हनीफ अब्बासी साहब के केस में फैसला दिया था कि जब इलेक्शन कमीशन फाइंडिंग दे दे तब कोई अदालत इस मामले को देख सकती है। तो इलेक्शन कमीशन ने फाइंडिंग दी कि जो इमरान खान साहब की तरफ से सर्टिफिकेट्स दिए गए थे वो गलत थे, जो आरिफ नकवी का बयान हल्फी तहरीक इंसाफ ने कुछ अर्सा पहले जमा कराया गया वो झूठ है, और अब तो उसके बाद और ज़्यादा हक़ाइक़ सामने आ गए हैं। उसमें मुझे देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि तहरीक इंसाफ तो कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है कि हम आगे जाके इसका दिफा कर लेंगे, ये जो नए हक़ाइक़ सामने आएंगे इसका कैसे दिफा करेंगे? मज़हर अब्बास साहब, एक तरफ तो पार्टी के खिलाफ इकदाम हो सकते हैं कि ममनुआ फंडिंग ली, उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है, वो फंड जब्त हो सकते हैं या उनके ऊपर किसी किस्म की पाबंदी लगाई जा सकती है। अगर तो वफाकी हुकूमत ये कार्रवाई करती है इलेक्शन कमीशन के इस फैसले की रोशनी में, जो तहरीक इंसाफ के सरबराह की हैसियत से इमरान खान साहब से मुतालिक इस फैसले में कहा गया है, उसके मुस्तकबिल में कितने संगीन असरात हो सकते हैं? और ख़ासतौर पर जो हवाला दिया जा रहा है डिक्लेरेशन एंड ओथ बाय पर्सन नॉमिनेटेड का, जिसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले में कहा है कि उन्होंने जो उसमें तहरीर लिखी वो गलत था, या वो फॉर्म जमा करवाया वो गलत था, उस फॉर्म और उस ओथ में तो बराह रास्त आइन के आर्टिकल 62 और 63 का जिक्र है। क्या उसके नतीजे में भी कोई सूरत हाल पैदा ऐसी हो सकती है जिसमें इमरान खान साहब के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होगी? मज़हर अब्बास साहब, जुनेद, फाइनल डिसीजन तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने लेना है, क्योंकि अगर आपने पार्टी को डिसॉल्व करना है, पार्टी पर पाबंदी लगानी है, तो आपने सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल करना है। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देता है, क्योंकि याद रखें ये पॉलिटिकल ऑर्डर 2002 के तहत हुआ है केस, अगर वो साबित हो जाता है तो PTI के तमाम मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तमाम मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अनटिल अनलेस उनमें से कोई मेंबर रिजाइन ना कर दे। तो कानून तो ये कहता है। अब लेकिन उसके लिए जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन होगा, और जहां तक मुझे याद पड़ता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये रेफरेंस फाइल हुआ तो शायद इसको फुल कोर्ट को सुनना पड़े, क्योंकि जाहिर है एक बड़ी जमात पे, एक जमात पे आप पाबंदी लगाने की अगर बात करेंगे तो उस तरफ बात चली जा सकती है। अब ये किस हद तक, अब अगले 15 दिन में हमें देख रहे हैं, आज जो खबरें आ रही हैं कि जी अता ताहर साहब ने जो है वो ब्रीफिंग दी है, और इस हवाले से मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून और हुकूमत को भी बहुत सोच समझ के चीजें आगे बढ़ानी पड़ेंगी। क्योंकि देखिए, सियासी तौर पे अगर बात करूं तो सियासी तौर पे एक बड़ी जमात पर पाबंदी लगाना, एक बड़ी जमात को जो है और उनके लीडर्स को डिस्क्वालीफाई करना, इसके पॉलिटिकल रिपरकशंस अपनी जगह होंगे, क्योंकि हम देख चुके हैं 70s में जब नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लगी थी तो उसके नताइज क्या हुए। तो वो एक दूसरी बहस है।
लेकिन यहाँ मसला ये है कि केस के हवाले से अगर आप देखें तो पीटीआई के अपने ही एक बानी रुकन ने ये केस फाइल किया। और याद रखें अकबर एस बाबर जो है वो पीटीआई के बड़े मुस्तनद जो है वो मेंबर रहे हैं शुरू में, और बलूचिस्तान में उन्होंने पार्टी को ऑर्गेनाइज किया और वो पीटीआई के फाइनेंसेस को भी देखते थे उस जमाने में। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ जो दूसरा मसला है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के खिलाफ पीटीआई ने कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और वो ठीक है कि उनकी जो, लेकिन यहाँ जो केस है, ये जो केस है ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ नौइयत का केस है। पीटीआई के अपने ही एक मेंबर इस केस को लेकर आए और उसमें आज जो फैसला आया है, अब इसका प्रोसेस आगे क्या होता है, एक लीगल बैटल है उसके अंदर, और पीटीआई का ये राइट है कि वो जाके इसको चैलेंज करें। शाहजेब खानज़ादा साहब, सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या सूरत हाल होगी? क्या 2016 का वाकया और वो पिटिशन हनीफ अब्बासी साहब की जिसमें वो इमरान खान साहब को नाअहल करने की इस्तदा लेकर गए थे, लेकिन उनके हक में फैसला नहीं आया और ये करार दिया गया कि अगर फॉरेन फंडिंग है या ममनुआ फंडिंग है तो इसका तयन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा, उसी के ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे सकती है। क्या वही सूरत हाल ऐसी होगी जिसकी रोशनी में इस मामले को भी देखना होगा सुप्रीम कोर्ट को? और फिर 2017 का फैसला कि एक पार्टी के सरबराह ने ऐसा बयान हल्फी जमा करवाया जिसको दुरुस्त करार नहीं दिया गया, उसको गलत या झूठा करार दिया गया, और ये बात कही गई कि उनके अपने मुतालिक जो हकायक थे वो सही तरह सामने नहीं लाए और उसके नतीजे में उनको नाअहली का सामना करना पड़ा। ना सिर्फ रुकने कौमी असम्बली से नाअहल हुए बल्कि पार्टी की सदारत के लिए भी नाअहल करार पाए। क्या वही दोनों अहम फैसले होंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये मामला जाता है? देखिए, दिलचस्प सूरत हाल होगी और देखना होगा कि क्या जो जजेस हैं उनके मौजूदा हालात में क्या ख्यालात वही हैं जो माजी में हुआ करते थे, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर तो एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का केस बन रहा है कि उन्होंने जो मुख्तलिफ मामलात थे वो किस तरीके से छुपाए हैं, वो अकाउंटेंट की तरफ ऊपर डालें तो ये बड़ा मुश्किल होगा। माजी में हमने देखा है कि किस तरीके से इमरान खान साहब की पटिशन पर इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाने के लिए हमने देखा कि क्या क्या हुआ इस मुल्क में। नवाज शरीफ साहब को किस तरह डिस्क्वालीफाई किया गया, 2017 में उस कंपनी पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जो 2014 में बंद हो गई थी कि बेटे से आपने सैलरी लेनी थी और आपने नहीं ली थी। और फिर हमने देखा कि उसके बाद क्या क्या हुआ, किस तरीके से अदालतों ने फैसले दिए। फिर नवाज शरीफ साहब को जब पार्टी की सदारत से भी हटाना था तो फिर फैसला दिया और पार्टी के सदर के ऊपर सारे के सारे इख्तियारात दे दिए थे। मगरबी 63 में मामला बदल गए थे। तो अदालत के लिए होगा, अगर चैलेंज ये है कि जी अगर अदालत का माइंड बदल गया है, सर्कमस्टांसेस बदल गए हैं और अदालत समझती है कि ये चीज़ें अब इमरान खान साहब पर नहीं अप्लाई होती हैं, तो क्या फिर एक बड़ा बेंच बन के ये भी देखेगा कि आपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर, और वो तनख्वाह उन्होंने लेनी नहीं थी क्योंकि कंपनी बंद हो गई थी 2014 में, मगर आपने कहा 2013 में जब आपने अपने असासे जमा कराए थे उस वक्त आपने ये रिसीवेबल में क्यों नहीं दिखाई या असासा क्यों नहीं दिखाया, तो क्या उन माजी के केसेस को भी देखेगा? मगर मैं नहीं समझता कि कम से कम हुकूमत को ये करना चाहिए जुनैद कि वो एक फॉरेन फंडेड पार्टी के तौर पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ मूव करे। देखिए, बड़ा जुल्म हुआ है पाकिस्तान में पिछले 5-6 साल में, और ज़ाहिर इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाने के लिए हुआ है। क्या कुछ नहीं हुआ? अदालतों से किस किस्म के फैसले आए, पॉपुलर लीडर्स को डिस्क्वालीफाई कराया गया, मीडिया में फेक न्यूज़ का कल्चर मुतारिफ कराया गया, फ़ौज की हमने बाकायदा तौर पर मुदाखलत देखी, और ऐसी मुदाखलत देखी कि ना सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट की, पॉलिटिकल मैनेजमेंट की, सेनेट के इलेक्शन होते थे, होती अक्सरियत थी, मगर जब रिजल्ट आता था अदम एतमाद का संजरानी साहब का, तो हमें नजर आता था कि वोट कहीं और पड़ गए हैं और तहरीक इंसाफ उसे जमहूरियत की फतह कहती थी, ज़मीर की आवाज़ कहा करती थी। किस तरीके से बलूचिस्तान में हुकूमतें गिरी, इस मुल्क का सियासी कल्चर तबाह हुआ, इस मुल्क का मीडिया तबाह हुआ। आज इमरान खान साहब बार बार मिसालें दे रहे होते हैं कि देखिए बरतानिया में कोई झूठ बोले तो देखें किस किस्म की कार्रवाई होती है, और फिर वो ये भी बताते हैं कि एक जो चैनल्स हैं उन्होंने बरतानिया में कैसे केसेस हारे हैं। वो ये नहीं बताते हैं कि जो 11-12 केसेस एक चैनल ने हारे हैं उसमें से अक्सरियत वो झूठ थे जो इमरान खान साहब ने बोले और उस चैनल ने दोहराए, और उस चक्कर में वो केसेस हारे हैं। इमरान खान साहब ये नहीं बताते हैं। तो इस पूरे मुल्क का जो सियासी कल्चर, इस मुल्क का मीडिया, इस मुल्क का अदालती निज़ाम, इस मुल्क में के इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत जो सब इमरान खान साहब को पावर में लाने के लिए हुई, आज उसी का हम देख रहे हैं कि उसमें इमरान खान साहब फंसते नजर आते हैं, क्योंकि ये केस बहुत ज़्यादा बड़ा है। मगर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मुल्क में जो पॉपुलर लीडरशिप है कम से कम एक स्टेप पीछे लें, अदालतें भी लें और देखें कि हमने अपनी मुल्क की जो सियासी जमातें हैं उनको इसी तरीके से डिस्क्वालीफाई करना है, सियासी लीडर्स को इसी तरीके से डिस्क्वालीफाई करना है। हुकूमत कतई तौर पर हुकूमत को नहीं चाहिए कि वो एक फॉरेन फंडेड पार्टी का एक केस मूव कर रही हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। आवाम को मौका देना चाहिए कि वो इस हवाले से फैसले करें। और देखिए, ये जो मुख्तलिफ मामलात हैं कि जो शेट्टी साहिबा हैं उनसे $13,000 ले लिए, या फिर जो फॉरेन नेशनल से उनसे पैसे ले लिए, कम से कम ये तो नहीं साबित कर रहा कि किसी फॉरेन एजेंडे पर इमरान खान साहब काम कर रहे थे जो एक बयानिया हुकूमत बनाने की कोशिश कर रही है। तो इस सिमत में ना जाएं तो बहुत
ज़्यादा बेहतर है, मगर उस सिमत में जाने के लिए ये नहीं हो सकता कि अदालतें या फिर हमारा मुल्क लाइन वहाँ से तय करे उसूलों की जहाँ पर इमरान खान साहब खड़े हुए हैं। हमें माजी से देखना पड़ेगा और फैसले वो रिवर्स करने पड़ेंगे, जिससे इस मुल्क का सियासी निज़ाम तबाह हुआ है, सियासी कल्चर तबाह हुआ है, बहुत कुछ तबाह हुआ है। और हम यहाँ खड़े हुए हैं जहाँ पर हम खड़े हुए कि डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी। सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन तजयकार हामिद मीर साहब से बात करेंगे। हामिद मीर साहब, इलेक्शन कमीशन अपने फैसले में फॉरेन फंडिंग का जिक्र नहीं किया, उस पर तहरीक इंसाफ अपनी कामयाबी का दावा कर रही है, लेकिन फॉरेनर्स या गैर पाकिस्तानियों का जिक्र है इलेक्शन कमीशन के फैसले में जो फहरिस्तें शामिल की गई हैं। फिर ममनुआ फंडिंग ली, ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले में लिखा है, लेकिन तहरीक इंसाफ फिर भी अपनी कामयाबी का दावा कर रही है। फिर इमरान खान साहब से मुतल्लिक ये कहा गया कि उन्होंने फॉर्म 1 जमा करवाया जो गलत था। उस पर अली जफ़र साहब ने इस नशियात में कहा कि पार्टी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब हैं, फॉर्म 1 वही जमा करवाते हैं, दस्तखत उस पर उनके हैं, जिम्मेदारी वो ले रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी असल में उनकी नहीं होगी। जो अकाउंटेंट जो उनको मालूमात सही नहीं दे रहे उनकी जिम्मेदारी होगी। तो क्या असल हकीकत होगी इस सारे फैसले में जो कानूनी सूरत हाल बनती है तहरीक इंसाफ के ऊपर? हामिद मीर साहब। देखिए, इसमें मैंने सुबह भी कहा था कि हम फैसला आने से पहले भी और फैसला आने के बाद भी हम बाल की खाल उतारने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो फैसला है, अगर आप इसको गौर से पढ़ें, बड़ा तफसीली फैसला है। इसमें पूरी की पूरी एक चार्जशीट है, एक मनी ट्रेल है। असल मसला ये नहीं है कि जो फॉरनर्स थे उन्होंने किस नीयत से इमरान खान साहब को या PTI को पैसे दिए। असल बात यह है कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो उनके दौरे हुकूमत में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस फॉरेन फंडिंग केस की इंक्वायरी के दौरान 13 बैंक अकाउंट्स डिटेक्ट किए और इलेक्शन कमीशन को बताया कि ये बैंक अकाउंट्स, इनके अंदर करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन है और ये बैंक अकाउंट्स जो हैं ये आपके पास डिक्लेयर्ड नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में लिखा है कि ये 13 बैंक अकाउंट्स में ये हमारे पास डिक्लेयर्ड नहीं थे। अब इमरान खान साहब ने बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सर्टिफिकेट जारी किया या उन्होंने कोई हलफनामा जारी किया, बहस ये नहीं है। बहस ये है कि उन्होंने गलत डिक्लेरेशन दिया या नहीं दिया। दस्तखत तो उनके हैं, क्योंकि जो अकाउंटेंट है उसका तो नाम नहीं है वहाँ पे। इलेक्शन कमीशन के पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अगर आप फैसले को बार बार पढ़े तो इलेक्शन कमीशन ने बार बार 3-4 पैराग्राफ्स में लिखा है विलफुली, नोइंगली, विलफुली। तो इसमें आखिर में जाके उन्होंने ये कह दिया जी कि अब हम आपको शोकाज नोटिस देंगे। तो ठीक है, ये बिल्कुल फॉरेन फंडिंग नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग है। लेकिन इसमें जो मुझे लग रहा है कि एक प्रोसेस होगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जवाब आएगा शोकाज नोटिस के बाद, उसकी बुनियाद पे एक और फैसला जारी करेगी और फिर जो वफाकी हुकूमत है वो इसमें कार्रवाई करेगी। मैं तो सुबह से यही कह रहा हूँ कि सियासी जमातों पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, लेकिन आप इसमें यह भी तो देखें ना कि गलत डिक्लेरेशन को बुनियाद बनाकर तो इस मुल्क का एक वज़ीर आज़म जो है उसको नाअहल करार दिया गया, जो तीसरी दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने थे। तो अगर यही मामला जो है, अगर ये इमरान खान साहब पे भी अगर लागू होता है और उनके बारे में भी ये सवाल जो है ये। हामिद मीर साहब, आपका जो इब्तदाई मौक़िफ़ है वो सामने आया, हम इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, आप अपनी बात मुकम्मल भी कीजिएगा। अभी ब्रेक ले रहे हैं जिसके बाद जियो न्यूज़ हेडलाइंस शामिल की जाएंगी।